For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये हमारा और आपका फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, आज का हमारा टारगेट है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट है, कहाँ चलता है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे हम सुनते हैं नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सुनने के बाद एक जो सिंपल डेफिनेशन, जो मीनिंग निकल कर आता है, वो आपके ब्रेन में क्या होना चाहिए। जैसे आप नाम सुनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, सुनते हैं ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इन मेल बॉडी। ह्यूमन में दो आपने नाम सुने हैं, मेल और फीमेल बॉडी। मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा डेप्थ पर आते हैं कि लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कौन सी सेल हैं जो स्पर्म को बनाने में जुड़ी हुई हैं, शामिल हैं। ठीक है, आप सब बच्चों को याद होगा, हमारी लास्ट वीडियो भी आई थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिस की अगर हम एलएस देखते हैं, क्या देखते हैं, एलएस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास एक जिक्र आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। किसका जिक्र आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आप टेस्टिस को एलएस में काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखते हैं, तो वहां पर हमारे पास टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इनका नंबरिंग आप कह सकते हैं करीब 250 के नियर बाय, 250 ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल लेयर में पाए जाने वाली जर्म सेल, वो डिवाइड होती है, प्रोसेस फॉलो करती है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और रिजल्ट में बनाती है स्पर्म। तो ये आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का नंबरिंग होता है अप टू 250। मेल बॉडी की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 250। और हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, खास चीज, मेन वर्ड याद रखिएगा। हो सकता है अगर पॉसिबल है तो आप उसको शॉर्ट में लिख लीजिए अपने रजिस्टर पर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 पाए जाते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर होती है, उसमें आपको क्या मिलती हैं, जर्म सेल्स। और वही जर्म सेल्स डिवीजन का एक प्रोसेस फॉलो करती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बनने वाले हैं स्पर्म। ठीक है, क्लियर हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर आ सकता है आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में, या आप डिटेल तो आपने सुनी है अभी। एमसीक्यू की फॉर्म में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है जो कन्वर्ट हो रही हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करती हैं और रिजल्ट में स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो कौन सा आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा, जो ऑप्शंस दिए होंगे आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाने वाली एग्जैक्ट आंसर जर्म सेल। इसको प्रीमॉर्डियल जर्म सेल भी कह सकते हैं आप, सेम चीज है वो, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारा जो टारगेट रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने का, वो 2 सेक्शन में रहेगा। पहले सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट कि क्या स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है, कितने स्टेप्स में हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम डायग्रामेटिक दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स तक के डेटा को कवर कर सकता है, 5 मार्क्स को कवर कर सकता है। अगर बाई चांस उनको सीबीएसई बोर्ड को डिसाइड करना होता है कि हमें 3 मार्क्स में डालना है, तो फिर आप इसको एज अ फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखिएगा। 1-2 उसमें लाइनें आपको डालनी होती हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करने होते हैं, सिर्फ इतना।
देखिए क्या ना, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, मैटर ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पर मैटर ये करता है कि आपने उस टॉपिक को फुल्ली क्लियर किया है या नहीं किया है। आपने नोटिस किया होगा, मैं हर वीडियो में आप सबको जो लाइंस कह रहा हूँ, जो लाइंस समझा रहा हूँ, उसका एक मेन टारगेट है। वो टारगेट क्या है अब तक आप समझ चुके होंगे, हमारी काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं। और वो टारगेट क्या होता है कि आपको टॉपिक से डर ना लगे। क्वेश्चन मत सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन मत सोचिए। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और आपने स्टूडेंट से सुना भी होगा, मैंने 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मैंने 2000 कर ली हैं, मैंने वो पूरी रिफ्रेशर निपटा दी है, ये सब बातें। पर लेकिन क्या है, वो क्वेश्चन सारे कहां से आते हैं? आप सिर्फ इस चीज का आंसर करिए मेरे को। वो आते हैं चैप्टर के टॉपिक में से। और अगर आपने टॉपिक का ए से लेकर जेड तक सारा पढ़ा हुआ है, तो क्या आप एमसीक्यू हैंडल नहीं कर सकते? क्या आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, डिटेल नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे फोकस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किससे बन रहा है स्पर्म? प्राइमरी सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल, जो कहां पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले फ्लोचार्ट बनाने वाले हैं, देखिए जरा। mechanism of स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मैकेनिज्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं आपको बताना है, यहां पर 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। दूसरा जो हमारा पार्ट है इसमें, स्पर्मियोजेनेसिस, या आप सीधा उसको बोल सकते हैं स्पर्म बनने की प्रोसेसिंग। लेकिन किससे? नॉन मोटाइल स्पर्म जब मोटाइल में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये सेकंड पार्ट है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म बनने का कंप्लीट प्रोसेस, उसको 2 स्टेज में बांट दिया है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड मतलब क्या होता है? ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, स्पर्म का बनना, लेकिन नॉन मोटाइल स्पर्म का बनना। और नॉन मोटाइल जो स्पर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। देखिए स्पर्म और स्पर्मेटिड में डिफरेंस होता है। स्पर्मेटिड जो है हमारे, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन मोटाइल होता है। अब वो 3 स्टेजेस में कन्वर्ट होने वाला है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, आप इसको 3 स्टेजेस में देखेंगे। नंबर ए, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज। नंबर बी, ग्रोथ फेज। नंबर सी और लास्ट, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास स्टेजेस आती हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर। ठीक, लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास सेक्शन था स्पर्मियोजेनेसिस, यहां पर कोई पार्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन मोटाइल स्पर्म का चेंज होना स्पर्म में। और वो कैसे होता है? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आता है, जो वेस्ट पार्ट है वो सब हट जाता है। वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डायग्राम के साथ। क्लियर हुआ? तो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना टेस्टिस के अंदर जर्म सेल से। और ये पूरा प्रोसेस डिवाइड है हमारे पास 2 स्टेजेस में,
फर्स्ट स्टेज आती है हमारे किस नाम से, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मींस नॉन मोटाइल स्पर्म का बनना, ठीक है। और उसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड पार्ट आ रहा था स्पर्मियोजेनेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब मैच्योरेशन फेज कंप्लीट हो जाती है और नॉन मोटाइल स्पर्म बन जाते हैं, वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मोटाइल में चेंज होती है, ठीक है, वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मोटाइल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए हमें एक डायग्राम यहां पर बनाना है, पर डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे से 2 नाम है वो क्लियर करा देता हूं, बहुत छोटे टॉपिक हैं, हालांकि वो हमारे पास 11th में भी है, सेल साइकिल चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 10। तो वो नाम क्या है वो आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिए आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। माइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सेल जिसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन के आधार पर नई सेल बन रही हैं, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बन रही हैं, तो क्रोमोसोम के नंबरिंग को ये सेम रखता है। तो माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस एक टाइप है डिवीजन का जिसके जरिए क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ना डबल होता है ना हाफ होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइन। और ये क्रोमोसोम नंबर को सेम रख रहा है। अगर किसी सेल में डिवीजन हो रहा है और वो भी कौन सा, माइटोटिक डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, जितना पेरेंट सेल में थे उतना ही डॉटर सेल में पाए जाएंगे, ठीक है, इजी है। लेकिन इसके इस फंक्शन की वजह से एक नाम और भी दिया जा सकता है इसी डिवीजन को, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो ये तो हमने अभी सुना माइटोटिक डिवीजन क्या होते हैं, लेकिन दूसरा नाम जिसको हम क्या बोलेंगे, मियोसिस, ME से स्टार्ट होता है, इससे स्टार्ट होता है ME से, मियोसिस। मियोसिस का दूसरा नाम होता है मियोटिक। मियोसिस का दूसरा नाम होता है मियोटिक, ठीक है। अब ये जो मियोटिक डिवीजन है ये क्या करता है, अगर किसी सेल में डिवीजन हो रहा है मियोसिस वाला, ठीक है, ये डिवीजन जो टाइप्स मैंने आपको बताया कि भाई 2 टाइप के हो सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अगर मियोसिस वाला डिवीजन चलता है तो क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, जस्ट हाफ कर देता है। क्या कर देता है, जस्ट हाफ करेगा। और अगर इसने ऐसा काम किया, करना ही है इसको काम मिला हुआ है ना, तो अगर इसने ऐसा काम किया तो इसके आधार पे हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोल सकते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। तो एक इक्वेशनल डिवीजन इक्वालिटी बनाए रखता है, समानता बनाए रखता है पेरेंट सेल के तुलना में, लेकिन दूसरा जो हमारे पास मियोसिस वाला चल रहा है इसको हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को जस्ट हाफ कर देगा, आधा कर देता है। और मियोसिस वाला डिवीजन हमारे पास और माइटोसिस दोनों अभी जिक्र आने वाला है, डायग्राम में आपके पास यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उस नाम को, तो आप समझ जाइएगा कि भाई यहाँ पर ये वही चीज़ है जो अभी सर ने जस्ट 1-2 मिनट पहले बताई है, ठीक है। तो हमें ये कंफर्टेबल लगेगा। अब हम फ्लो चार्ट देख चुके हैं, इसी के आधार पे यहां पर एक डायग्राम तैयार किया जाता है, देखिए जरा किस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जरा किस तरह से बनता है ये, सबसे पहले नाम आता है जर्म सेल। क्या बोलते हैं इनको हम, जर्म सेल। सिंगल जर्म सेल, ये तो याद है आपको, अभी जो स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था, ये जर्म सेल कहां पर, कौन सी, टेस्टिस के टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में पाए जाने वाले सेमिनिफेरस ट्यूबुल की मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें क्या पाई जाती है, जर्म सेल, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल, जो कैसी होती है, 2n का मतलब डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम, ठीक है। डिवीजन होता है यहां पर, और डिवीजन के आधार पर 2 नई सेल बन जाती हैं, फिर हर एक सेल फिर से डिवाइड होती है और यहां पर इस तरीके से ये 4 सेल बनती हैं,
ये चारों ही सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखाती हैं। यहां पर लिख देते हैं बल्कि इनको 2n सेम 2n। अब आप एक बात सोचिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना, वो मैं समझ जाऊंगा कि आपने आंसर क्या किया है। ये 2n है, 2n जैसे कि मैंने आपको बताया, 2n जैसा कि क्या मीनिंग होता है इसका, 2n का डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड जो मैंने आपको समझाया जिसका मीनिंग क्या था कि क्रोमोसोम नंबर पेयर में है। आप 23 पेयर क्रोमोसोम कह सकते हैं या 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐसा भी लिख दिया जाता है। तो जर्म सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। कहां पर मिल रही हैं, सेमिनिफरस ट्यूबुल की मेम्ब्रेन के अंदर मिल रही हैं। इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन के आधार पर दो नई सेल बनी ना, और ये जो दो नई सेल बन रही हैं, हर एक सेल दो नई सेल को फॉर्म कर रही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितनी सेल हो गई हैं, कितनी सेल हो गई हैं, 4 सेल हो गई हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी 2n लिखा है और यहां पर भी 2n यही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर कम नहीं हुआ है, क्रोमोसोम नंबर सेम बन रहा है। और ऐसा कौन सा डिवीजन है जो मैंने आपको अभी जस्ट 2 या 3 मिनट पहले ही बताया था, कौन सा डिवीजन होता है, 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोटिक और मियोसिस। ठीक है ना, तो आपको याद आ गया होगा। बोलिए जरा आंसर बोलिए। बिल्कुल सही आंसर, माइटोसिस या माइटोटिक। और तीसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, हाँ जी, क्या नाम बताया था तीसरा आपको, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वालिटी बनाए रखता है, समानता बनाए रखता है, तभी तो यहां पर सेम नंबर आ रहा है ना। अदरवाइज क्या होता, हाफ हो जाता, पर हाफ नहीं हुआ, जिसका मतलब हुआ कि कौन से डिवीजन चल रहे हैं यहां पे, माइटोसिस, माइटोसिस या माइटोटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लोकेशन पर भी और यहां पर भी सेम माइटोटिक डिवीजन चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल। लेकिन ये जो 4 सेल बनी है ना, जिसमें कैसी कंडीशन है, डिप्लॉयड ही मेंटेन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम मींस, क्योंकि ह्यूमन की बात चल रही है। अब यहां पर बात आती है, इनका कुछ नाम होता है क्या, और वो नाम है, बिल्कुल पॉसिबल है नाम, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया, ये चारों सेम। अब देखिए यहां पर जैसे हमने बोला कि भाई 4 हमारे पास सेल बन गई हैं और डिप्लॉयड हैं, ये मतलब पेयर्ड कंडीशन, 46 क्रोमोसोम। लेकिन क्या होता है ना, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया, सभी की सभी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर करती हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया एज अ स्टेम सेल कंसीडर हो जाती हैं। ठीक है, नंबरिंग फिक्स नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि भाई हाँ एक इसमें कन्वर्ट हो गई और 3 उसमें, रैंडम प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ ये डिसाइडेड है कि जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे उसमें से कुछ नंबरिंग किसमें चला जाता है, एज सच ग्रोथ फेज में। ठीक है, और कुछ नंबरिंग जो होता है स्पर्मेटोगोनिया का वो बना रहता है और उसका एक नया नाम रख दिया गया है एज अ स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करेगी, ग्रोथ फेज में तो नहीं गई है, लेकिन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दिखाती रहेगी। ठीक है, और हो सकता है कुछ समय बाद वो भी फिर ग्रोथ फेज में एंटर कर जाए, पर एक साथ सारे स्पर्मेटोगोनिया शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, एंटर नहीं करने वाले हैं ग्रोथ फेज में। क्लियर लाइन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ नहीं, साइंस में से भी इतना कुछ रोल होता नहीं है। ठीक है, आप बेस्ट लैंग्वेज बोलिए जिसमें आप समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो स्पर्मेटोगोनिया आपको क्लियर हुआ, सभी के सभी स्पर्मेटोगोनिया एंटर नहीं करने वाले हैं ग्रोथ फेज में, कुछ एंटर करेंगे। अब हमने देखिए किसी एक को कंसीडर कर लीजिए आप, ये जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया थी डिप्लॉयड कंडीशन वाली 46 क्रोमोसोम वाली, वो इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके बना दिया आप इसको, इस स्पर्मेटोगोनिया ने अपने साइज को लगभग डबल कर लिया है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना 12 माइक्रोमीटर होती है साइज में, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। ये अपने साइज को लगभग डबल कर लेती है, अप्रॉक्स में साइज को डबल कर लेती है, 2x हो जाती है। अब इसका नाम क्या रखा जाता है जब ये अपने साइज को डबल कर लेती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, लेकिन एक मिनट, जब ये अपने साइज को लगभग डबल कर लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसी तरह से मिलता हुआ नाम एक और भी है जो शायद आपने पढ़ा होगा या हमारी आगे वीडियो आने वाली है उसमें मिलेगा आपको, oocyte। oocyte आता है फीमेल के लिए और स्पर्मेटोसाइट आता है मेल बॉडी के लिए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब मेल बॉडी का केस। तो यहां पर हम क्या नाम लिखेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सिर्फ साइज डबल हुआ है और कुछ नहीं। ठीक, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, जो नियर बाय मटेरियल होता है, उसके बेसिस पे ये फूड एक्यूमुलेट करती है और अपना इस तरह के स्ट्रक्चर को गेन कर लेती है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ प्रोटीन वगैरह, ये सब चीजें थोड़ा अल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाती है ना? और इसको क्या बोलते हैं? इस वाले डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट फिर से डिवीजन होता है और ये लास्ट है बस। मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट जो डिवीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। मियोसिस जो डिवीजन होता है, मियोसिस का मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक टाइप ऑफ डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबरिंग को जस्ट हाफ कर देता है। मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस दो बार हो रहा है ये नहीं मैंने बोला है, वर्ड्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। मियोसिस जो एक टाइप का डिवीजन है जिसका काम क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर को जस्ट हाफ करना। अगर 46 क्रोमोसोम है तो हाफ कितना? 23 क्रोमोसोम। लेकिन ये मियोसिस स्टेज जो है अपने आप में एक जो टाइप है डिवीजन का, ये दो पार्ट में बटा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। दोनों को मिलाकर बोलते हैं मियोसिस, अ टाइप ऑफ डिवीजन, जिसका दूसरा नाम क्या था? रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। ठीक है ना? तो यहां पर ये चार जो सेल बन रही हैं, सोचिए जरा इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? यहां पर कितने थे भाई? ये 2n चल रहा था, 2n के बाद यहां पे साइज ही तो बड़ा हुआ है, डिवीजन तो कोई हुआ नहीं है, तो ये भी 2n रहेगा। लेकिन आगे जो है ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये सब कौन सा है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मींस कंप्लीट मियोसिस। और जब कंप्लीट मियोसिस हो गया है तो लास्ट में जो चीज बन रही है, जो सेल आ रही हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? n। सभी के पास आप इस तरह से लिख दीजिएगा n। n मींस हैप्लॉइड, n मींस हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड ही थी, डिप्लॉइड केस था, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, पेयर्ड कंडीशन। और ये क्या है? हैप्लॉइड। तो अब 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, चारों सेल में। ठीक, नेक्स्ट और हमारा लास्ट स्टेप, फिर हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया है। देखिए ये चारों सेल कन्वर्ट होने जा रही हैं, किसमें? स्पर्म में। ये स्पर्म बन गए हैं और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से मोटाइल स्ट्रक्चर आ गई है। इनको तो आप स्पर्म कह सकते हैं, लेकिन ये जो चार सर्कल सेल दिखाए हैं ना मैंने, इनको स्पर्म नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? स्पर्मेटिड। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटिड। क्लियर? अब देखिए हमने डायग्राम तो बना लिया है, इधर मैंने फ्लो चार्ट बनाया। अब इसको इससे मैच कर लेते हैं, कहां से कहां तक कौन सी स्टेज है। चलिए देखिए जरा, मैंने पहले हेडिंग क्या डाला था? मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म के बनने का प्रोसेस। ये तो एक आपका हेडिंग हो गया है। दो पार्ट थे हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड
तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कहां तक है? हालांकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, यहां से लेकर, कहां से लेकर, जर्म सेल से लेकर देखिए यहां तक, स्पर्मेटिड तक, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस ये रहा आपके सामने। क्लियर हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस कहां से कहां तक है? सिर्फ छोटा सा प्रोसेस, स्पर्मेटिड का चेंज होना स्पर्म में, यहां से यहां तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्टेजेस कहां आएंगी? सबसे पहले नाम क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन, सेल का नंबर बढ़ रहा है पर क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो सेम रहते हैं, मींस माइटोटिक का पूरा केस। और जो यहां से लेकर यहां तक आपको बताया गया था, मींस स्पर्मेटोगोनिया का बनना, सिर्फ इतना। एमपी मतलब मध्य प्रदेश? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ये तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। ठीक है, जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, नंबर बी पॉइंट पर, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है, ना माइटोसिस ना मियोसिस। और ऐसा कौन है? यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस, ये इसको बोलेंगे आप ग्रोथ फेज। ठीक है, इस पॉइंट तक बस। क्लियर हो गया? लास्ट मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज में आपको मियोसिस को शामिल करना है। मियोसिस मतलब जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रहा था, और वो स्टार्ट कहां से था? ये जो हमारे पास है ना, जो सेल अप्रॉक्सीमेट 2x हो चुकी है, डबल हो चुकी है, तो इसको आप यहां पर डाल दीजिए। फिर से एमपी आ गया है ना। तो याद रखिएगा, ये जो ऊपर दिखाया गया है वो मल्टीप्लिकेटिव फेज है और ये मैच्योरेशन फेज है ना। ये आपका यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस है, स्पर्मेटिड तक। सिंपल। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसको क्या बोलते हैं? ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया। क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, खास तौर से हर उस बच्चे के लिए जो चाहता है मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में एंटर करना। ठीक है, पर ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक अच्छी खासी यूनिट के फॉर्म में भी आपके सामने आया होगा, और जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ गए होंगे कि चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक जाना माना टॉपिक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, और वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। पर गैमेटोजेनेसिस के तो 2 पार्ट होते हैं। आज की वीडियो में हमने जो मेन फोकस किया है, जो मेन टारगेट आपको बताया है, वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट। ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को समझना इसलिए जरूरी है, जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि स्पर्म बन कैसे रहे हैं। बल्कि बहुत से बच्चे तो है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं कि भाई स्पर्मियोजेनेसिस, या चलिए आप डायरेक्ट सुनिए, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया, उसी में मिक्सिंग कर देते हैं। देखिए जरा, इसका आंसर सामने लिखा है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं आपको 150 एमसीक्यू करा रहा हूं, मैं आपको 2000 एमसीक्यू करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मैंने आपको डिटेल दी है, जो हमारी अपनी आदत है। ठीक है, मेरा मानना ये है आप डिटेल कवर कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में बोला मैंने, ए से जेड सब चीजें उसी में आएंगी। अब देखिए आंसर यहां पे कैसे लिखा हुआ है, ये क्या है? देखिए स्पर्मेटोगोनिया, और यहां पर मैंने क्या लिखा है? स्पर्मेटिड। समझ रहे हैं आप? ये स्पर्मेटिड कब बना? मियोसिस के रिजल्ट में। और ये स्पर्मेटो कब बनकर आ रहा है? ये स्पर्मेटोगोनिया कब बनकर आ रहा है? जब हमने जर्म सेल में डिवीजन देखा। पर कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। क्या बोलेंगे उसको? माइटोसिस। तो आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, माइटोसिस का रिजल्ट क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। और मियोसिस का रिजल्ट क्या है? स्पर्मेटिड, जिसमें टेल नहीं होती हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हैं आप इसमें। आपको यकीन नहीं आएगा अगर आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी है, उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया है, समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो आप इसमें से 40 क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन सिर्फ इतने में से। ठीक है, तो हमारा ये जो कंप्लीट प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो कंप्लीट हो गया है, वो पूरा हो चुका है टॉपिक हमारा आज का। लेकिन अभी इसको स्किप मत कीजिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ क्वालिटी पता चल पाएंगे, कुछ पॉइंट्स पता चल पाएंगे। और बल्कि लास्ट में मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे कि आप काफ़ी शॉक हो जाएंगे।
कुछ आपको झटका लगेगा कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। देखिए जो क्वालिटी होती है ना, जो अच्छी वीडियो है, जिसको आप बोल रहे हैं हाँ अच्छी वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी वीडियो बहुत अच्छी है, हमारे जैसे बहुत सारे हैं, पर लेकिन आप अगर वीडियो को अच्छा मान रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो आप उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब आप स्किप कर रहे हैं ना, इसका मतलब आपने नॉलेज को स्किप कर दिया है, समझ रहे हैं ना, फ्रेम स्किप हो चुका है, हो सकता है उस फ्रेम में कोई खास चीज बताई गई हो, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए कि हमारा जो इस प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर ही उसको आप शामिल कर सकते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन डालनी है तब भी ऐड कर सकते हैं, वो है हार्मोन्स। कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे यहां पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला नाम आता है यहां पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन नहीं है, हाइपोथैलेमस तो एक ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है, लेकिन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आने वाला एक स्पेशल हार्मोन जिसका नाम होता है GnRH। क्या नाम होता है, GnRH। हमारी एक लास्ट वीडियो भी आ चुकी है अभी कुछ टाइम पहले ही हार्मोन्स पर, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अब भी आपको डिटेल में ही बताया जाएगा कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं टोटल 4 होते हैं, उनमें से एक हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो GnRH है ये क्या करता है, पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी से बोलेगा कि भाई नीचे जाकर थोड़ा हेल्प करो। नीचे जाकर हेल्प करने से मतलब पिट्यूटरी से बोलता है कि आप अपने वाले हार्मोन्स को रिलीज करो, स्पेशली कौन से हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो GnRH ने पिट्यूटरी से कहा कि अपने 2 हार्मोन को निकालो और फटाफट से जाओ, कहां जाओ, कहां जरूरत पड़ रही है, टेस्टिस के पास जाओ, गोनेड के पास जाओ, गोनेड जिसमें टेस्टिस और दोनों का नाम आता है, लेकिन यहां पर हमें जिक्र करना है सिर्फ टेस्टिस को। तो ये दोनों हार्मोन बहुत ही ईमानदारी से बिल्कुल चुपचाप FSH और ICSH कहां पर आते हैं, टेस्टिस के पास आते हैं, और टेस्टिस पर FSH एक्शन करता है, और टेस्टिस में पाए जाने वाली सर्टोली सेल, कौन सी सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से कहता है कि भैया स्पर्म बन रहा है, उसको नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए, तो आप एक्टिवेट हो जाओ। कुछ प्रोटीन फैक्टर होते हैं जो सर्टोली सेल से निकलते हैं, जिसके बेसिस पर स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन नाम आ गया ना, देखिए MP क्या, मैच्योरेशन फेज। तो सर्टोली सेल एज अ फूड मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप, या कह सकते हैं प्रोटीन फैक्टर को रिलीज करती है जो स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन के लिए। तो ये मैंने आपको कनेक्शन बताया FSH का, लेकिन एक दूसरा हार्मोन भी तो आया ना पिट्यूटरी से, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से आते हैं। आगे वाला हिस्सा मतलब, अब आप सोच रहे होंगे बार बार क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लेकिन MCQ है ना, MCQ की फॉर्म में आ सकता है आपके पास, और वो क्या है, एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं पिट्यूटरी के, एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब। तो यहां से निकला था आपका हार्मोन ICSH। ये ICSH क्या करेगा, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो लेडिग सेल होती है, कौन सी सेल, लेडिग सेल, उन लेडिग सेल से कहता है कि भाई आप एक हार्मोन निकालो जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एसेंशियल है। और वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपको याद रहे, मिक्स ना हो, इसलिए फिर से एक बार सुनते हैं बहुत स्पीड में। हाइपोथैलेमस से GnRH निकल के कहां पहुंचता है, पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से के पास। आगे वाला हिस्सा मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। वहां से 2 हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, पहला हार्मोन FSH, दूसरा हार्मोन ICSH। ICSH हार्मोन मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो ICSH हार्मोन है ये कहां पहुंचेगा, टेस्टिस के पास जाएगा। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो लेडिग सेल होती है, उनसे बोलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालो, ताकि मेल बॉडी में मेल वाले कैरेक्टर रहें, मेल बॉडी में मेल वाले कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इन सबको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन वो तभी निकलेगा जब ICSH पहुंचेगा। दूसरा हार्मोन FSH, ये भी पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से निकल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, या फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो FSH फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से। निकलने के बाद कहां जाता है,
टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल के पास तक जाएगा, सर्टोली सेल से बोलेगा कि भाई स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन करना है, इसलिए फटाफट से आप प्रोटीन फैक्टर्स को रिलीज कीजिए जिससे कि ये सब काम हो पाए। क्लियर हुआ? देखिए मैं शॉर्ट में यहां पर लिख भी देता हूं इसको, GnRH ये स्टिमुलेट करता है किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी से क्या बोलता है? 2 हार्मोन निकालने के लिए। दो हार्मोन कौन से? FSH और दूसरा कौन सा? ICSH। क्लियर? FSH एक्शन करेगा सर्टोली सेल पर और ICSH करेगा किस पर? लेडिक सेल पर। ठीक है ना? और GnRH कहां से आ रहा है? ये जो हार्मोन है ये कहां से आया? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? अब देखिए हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा फ्लो चार्ट भी समझ लिया है, स्टेजेस समझ ली हैं और डायग्राम क्या होने चाहिए, डायग्राम को इससे मैच भी कर लिया है। और तीसरा पॉइंट, हार्मोन्स को भी कनेक्ट कर लिया है कि कौन से हार्मोन्स हैं और वो कैसे कैसे क्या काम करते हैं जो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी या बड़ी भी कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म का प्रोसेस है, पूरे टॉपिक का टारगेट क्या है? स्पर्म। क्या टारगेट है पूरे टॉपिक का? स्पर्म। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन में किस पे डिपेंड करता है? स्पर्म में। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म के जो बनने का प्रोसेस हमने समझा है, ये कितने डेज लेता है? अप्रॉक्स 74 डेज। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 74 डेज का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 74 डेज में एक बार ही इजैक्यूलेशन हो सकता है, मींस स्पर्म बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, मेल बॉडी से। देखिए क्या होता है ना कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जर्म सेल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग या जर्मिनल लेयर। तो उसमें जो जर्म सेल होती हैं, क्या एक ही जर्म सेल होती है? नहीं ना, काफी सारी जर्म सेल्स होती हैं। अब ये जर्म सेल्स हमने एक को लिया और ऐसे डिवीजन दिखाया, और उस डिवीजन में भी मैंने आपको बोला था कि 4 सेल बन रही हैं, 4 में से भी एक को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया और एक से भी 4 स्पर्म बने हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज है ना, आज हमने एक जर्म सेल्स को हैंडल किया, ये प्रोसेस चल रहा है, नेचुरली चलता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे या कुछ घंटे बाद कोई दूसरी सेल, उसमें अलग प्रोसेस चल रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, थर्ड डे कोई दूसरी जर्म सेल, कोई नेक्स्ट जर्म सेल्स, उसमें फिर अलग से प्रोसेस चल रहा हो। तो आप एक बात सोचिए, जो फर्स्ट डे जर्म सेल इस प्रोसेस को शो कर रही थी और स्पर्म बना रही थी, है ना, तो उनके लिए 74 डेज अलग से काउंट होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, एंडिंग डे अलग रहेगा। लेकिन जो सेकंड डे से स्टार्ट हुई है तो उसका एंडिंग डे उससे नेक्स्ट रहेगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, प्यूबर्टी की स्टेज से शुरू होकर और एंड तक चलता है, जब तक ह्यूमन की मेल बॉडी की लाइफ होती है। स्पर्म में प्रोडक्शन वाले रेट को लेकर कभी भी कोई लेवल डाउन नहीं जाता है, प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया 74 डेज वाला। दूसरी बात, दूसरी खास बात, ये जो स्पर्म होते हैं इनको बेस्ट स्विमर कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट स्विमर कहा जाता है। इनके पास क्या ऐसी खास चीज है? देखिए यहां पर क्या है, ये डायग्राम में टेल, स्पर्म की टेल को फ्लैजेला भी बोल देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें नेगेटिव पॉइंट। तो ये जो स्पर्म टेल है, ये इसको एक अच्छा तैराकी बनाती है। यूट्राइन फ्लूइड, फीमेल बॉडी में जब ये एंटर करते हैं स्पर्म, मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, ठीक है ना, मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, उनमें से ठीक है एक सर्वाइव करता है। वो हम अलग से जो हमारी वीडियो आएगी फर्टिलाइजेशन, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड कि ये जो टेल है इसकी क्वालिटी है, ये उसको एक अच्छा तैराकी बनाती है, अच्छा स्विमर बनाती है। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन मिल्क होता है, क्या बोलते हैं उसको? यूट्राइन मिल्क, उसमें अच्छे से ये तैर कर अपने टारगेट साइट तक पहुंच पाता है। तीसरा एक खास पॉइंट, ये जो स्पर्म है ना, इनकी प्रोडक्शन को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं। खास पॉइंट ध्यान से सुनिएगा आप सभी, स्पर्म की प्रोडक्शन को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, और वो चीजें क्या हो सकती हैं? विटामिन डी। ठीक है, क्या होती हैं वो चीजें? विटामिन डी, विटामिन भी बोल देते हैं। देखिए हम तो सब साधारण से बोल रहे हैं विटामिन, अदरवाइज आप विटामिन कह दीजिए उसको। ठीक है, तो ये जो विटामिन डी होता है, अगर इसका लेवल अच्छा है बॉडी में तो प्रोडक्शन बेस्ट रहता है। क्लियर? एक खास बात, अल्कोहल। एक दूसरी खास बात, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दो चीजें ऐसी हैं, देखिए इनसे कोई बेनिफिट नहीं है।
वो बात ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पे या इधर उधर आपने देखा होगा कि ड्रिंकिंग के 50 फ़ायदे, स्मोकिंग के इतने फ़ायदे, ये सब कहने की बात है, ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए इनका कोई बेनिफिट नहीं है, और आपका अपना कोई जानने वाला है तो आप कोशिश कीजिए उसको, व्यक्ति को इन सब चीज़ों से दूर करने की, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ठीक है। स्पर्म की जो एबिलिटी है फर्टिलाइज करने की, एग को एक तरह से भेदने की, एग की मेम्ब्रेन को, जिससे कि स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर सके, ये पावर भी डाउन हो जाती है। तो स्पर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं और साथ में प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ता है, खास इन दो चीज़ों से। विटामिन डी का लेवल अगर डाउन जा रहा है तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने नेगेटिव पॉइंट तो बता दिए कि भाई इन सब चीज़ों से एक नुकसान रहता है स्पर्म की प्रोडक्शन को लेकर या स्पर्म की क्वालिटी को लेकर, है ना। लेकिन क्या होता है, बढ़ाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, और वो तरीके क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो विटामिन डी को ही ले लीजिए आप, है ना। दूसरी खास बात, वर्कआउट। अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं, आप योगा डेली करते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे आसपास आजकल योग गुरु चल रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे ऐसे योगा के टीचर्स हैं, और जैसे कि बाबा रामदेव के ज़रिए भी चीज़ों को दिखाया जाता है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स दिखाते हैं, बल्कि बेनिफिट देते हैं हमारी बॉडी को। तो आप कोई भी ऐसे योगा के सेक्शन को हैंडल कीजिए, योगा के स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। टारगेट पता है क्या है इन सब चीज़ों का, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में अच्छे से चल सकें, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेस्ट हो जाए। और आपका अगर एक बार मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है तो आप जो भी चीज़ खा रहे हैं ना, डाइजेस्ट हो जाएंगी। वेस्ट एक्यूमुलेट अगर हो रहा है तो निकलता रहेगा और कम से कम एक्यूमुलेट होगा, आपकी बॉडी बेस्ट रहेगी। और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, वो व्यक्ति ही बहुत बढ़िया है, नेचर भी अच्छी होती है उसकी। और नेचर मतलब आपने खुद भी फील किया होगा, जब हम एक फ्रेश फील करते हैं तो क्या है, हमारा जो प्रतिक्रिया का तरीका होता है, रेस्पॉन्स का तरीका होता है ना, वो भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वर्कआउट पे डिपेंड करती हैं। तो वर्कआउट से तो सारे फायदे ही हैं, नुकसान कुछ नहीं है ना। तो आपको याद रखना होगा कि वर्कआउट से हमारे स्पर्म काउंट पर भी फर्क पड़ता है। स्पर्म की जो पावर है, स्पर्म की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है एग तक पहुंचने की और उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की, जिससे कि न्यूक्लियस उसमें एंटर कर सके, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। थोड़ा स्पाइसी मटेरियल भी आप कम खाइएगा तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, खासतौर से सॉरनेस जिस चीज़ में होती है, एक तरह से खट्टी चीज़ें जो होती हैं ना। तो आपने अभी समझा कि भाई हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्पर्म को अफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। और क्या फैक्टर हैं जिससे कि हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। फैक्टर्स में आप और भी बहुत सारे होते हैं कि आप टेम्परेचर को, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पर भी स्पर्म का काउंट जो है अप डाउन होता रहता है। बस याद रखिएगा, स्पर्म प्यूबर्टी वाली स्टेज से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट टाइम जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के लिए, मेल बॉडी के लिए एक लाइफ है, तो तब तक चलते रहते हैं। सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी में चेंजेस हो जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है व्यक्ति के डाइटरी पैटर्न पर। सब चीज़ें डाइटरी पैटर्न पर डिपेंड करती हैं। क्लियर बच्चों, हमने आज डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए, और काफ़ी हद तक आप मानिए इसको कि 10th में भी ये शामिल है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मे बी चैप्टर नंबर 8 है, और आप 12th का लेंगे तो इसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा ये टॉपिक, क्लियर। और बच्चों अगर आपको लगता है कि हमने वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको आपकी हेल्प की है, ज़्यादा नहीं थोड़ी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा अपने फ्रेंड से, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, साथ में एक बेल बनी होती है, बेल आइकन भी बोलते हैं उसको, तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा।